दोस्तों जस्ट इमेजिन, नासा वालों को गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट से कुछ आर्टिफिशियल मैसेजेस आने लगे, पर आखिरकार इन मैसेजेस को भेजा किसने होगा? इसी बात का पता लगाने के लिए एक एस्ट्रोनॉट डीप स्पेस में चला जाता है। कहानी की शुरुआत रॉजर नाम के एक एस्ट्रोनॉट को दिखाते हुए होती है, जो अपनी वाइफ मैरी और अपनी पूरी फैमिली के साथ काफी मजे कर रहा था। रॉजर को काफी टाइम से किसी भी स्पेस मिशन में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बाकी एस्ट्रोनॉट से काफी कम रहती थी। लेकिन एक दिन रॉजर को नासा वालों से कॉल आता है। नासा वाले बता रहे थे कि रॉजर को उनके अपडेटेड मिशन के लिए सेलेक्ट कर दिया गया है। इस बात से रॉजर काफी ज्यादा खुश हो गया था। इतने सालों तक कोई भी काम न मिलने के बाद अब रॉजर को ये मिशन मिला था, इसीलिए रॉजर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले दिन रॉजर मिशन के बारे में बात करने के लिए नासा वालों के पास चला गया था। नासा के कुछ सीनियर साइंटिस्ट रॉजर को इस मिशन के बारे में बता रहे थे। दरअसल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट से रेडियो मैसेजेस आए थे, लेकिन ये सारे मैसेजेस इनक्रिप्टेड होते हैं। उन सभी का तो इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड करने का प्रोसेस कई दिनों तक चालू रहता है, और अब जाकर उन सभी को रेडियो मैसेज के पैटर्न के बारे में पता चल गया था। उन्हें इतना तो कंफर्म था कि ये नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल मैसेज जनरेशन है, यानी इस मैसेज को किसी लिविंग बीइंग ने भेजा है। नासा का पूरा स्टाफ इस बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस है कि ये मैसेजेस आखिरकार किसने भेजे होंगे, क्योंकि ये मैसेजेस टाइटन, नेपच्यून और आइरिस नाम के 3 प्लैनेट से आ रहे होते हैं। इन प्लैनेट्स तक तो आज तक इंसान पहुंचा ही नहीं था, इसीलिए अब नासा वो पहली ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है जो इन तीनों प्लैनेट्स पर जाकर उन एलियंस की खोज कर सके। इस खतरनाक मिशन के लिए रॉजर को ही चुना गया था। रॉजर मन ही मन खुश हो रहा था, पर तभी उसे बात पता चली कि इस मिशन में पूरा 10 साल का समय लगने वाला है, क्योंकि रॉजर को एक नहीं बल्कि 3 प्लैनेट्स पर जाकर अपनी रिसर्च करनी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डार्क रियलिटी ये होती है कि ये पूरा मिशन 1 वे होने वाला था, यानी कि रॉजर उन तीनों प्लैनेट्स तक चला तो जाएगा लेकिन वापस अर्थ पर नहीं आ सकता। रॉजर तो अब काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था, क्योंकि अगर वो ये मिशन चूज करेगा तब उसे अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। तभी नेल्सन नाम का एक सीनियर वैज्ञानिक रॉजर को बता रहा था कि चाइना भी अपने स्पेसशिप को इन तीनों प्लैनेट्स पर भेजकर इन डिस्कवरीज को सबसे पहले करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए नासा को चाइना वालों से पहले अपना ये मिशन कंप्लीट करना होगा। तब जाकर रॉजर को अपने सपने के बारे में याद आता है। उसका सपना था कि वो स्पेस की गहराइयों में चले जाए और अपने देश का नाम रोशन करे। इसीलिए अब रॉजर अपने फैमिली का सैक्रिफाइस करके नासा के इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है। घर पर आने के बाद जब रॉजर ने मिशन के बारे में सारी बातें अपनी वाइफ मैरी को बताई, तब मैरी रॉजर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि 10 साल तक स्पेस में रहना काफी ज्यादा लंबा समय था। यहाँ रॉजर ने अपनी वाइफ को ये बात नहीं बताई थी कि वो इस मिशन से वापस लौटेगा ही नहीं, क्योंकि अगर रॉजर फैमिली में ये सारी बातें बता देता तब वो सब एकदम से टूट जाते। बहुत ज्यादा समझाने के बाद मैरी भी अंडरस्टैंड कर लेती है कि ये रॉजर का सपना है, लेकिन जब तक रॉजर वापस नहीं आ जाता वो उसका वेट करते ही रहेगी। अब अपनी पूरी फैमिली से अच्छे से मिलने के बाद रॉजर नासा के साथ अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। रॉजर को अकेले ही एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप के अंदर डाल दिया गया था। ये मिशन कई सालों तक चलने वाला होता है, इसीलिए रॉजर को एक टाइम कैप्सूल में बंद रहना पड़ेगा। दरअसल ये एक ऐसी हाइबरनेशन कैप्सूल थी जिसमें एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष के लंबे से लंबे सफर को तय कर लेते थे। कैप्सूल में रहने से ना तो उनकी बॉडी में ग्रोथ होता था और ना ही उन्हें भूख प्यास लगती थी। अब इसी तरीके से पूरे 18 से 20 महीने बीत जाते हैं। रॉजर के स्पेसशिप में तो अब ऑटोमेटिकली कमांड दे दिया गया था कि उसे अपने कैप्सूल में से उठना पड़ेगा। रॉजर तो कई महीनों बाद अपनी आंखें खोलता है। उसकी पूरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी, इसीलिए सबसे पहले एआई टेक्नोलॉजी की मदद से रॉजर की बॉडी का चेकअप हो रहा था और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट भी किया जा रहा था। इतने टाइम तक कैप्सूल में रहने के बाद रॉजर तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो बड़ी हिम्मत करके स्पेसशिप के सारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है और अब स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड से हटकर रॉजर के कमांड में आ गई थी। स्पेसशिप का जो एडवांस एआई होता है वो रॉजर को समय समय पर गाइड कर रहा था। रॉजर को पता चला कि उसके मेल बॉक्स में बहुत सारे मेल्स आए हैं, जिसमें नासा के साथ साथ उसके फैमिली वालों के भी मैसेजेस थे। रॉजर तो सबसे पहले नासा वालों को छोड़कर अपनी वाइफ मैरी का मैसेज पढ़ता है, जो रॉजर को उसके इस मिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी।
अपनी वाइफ के बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ने के बाद अब मैरी रॉजर का फेवरेट गेम चेस खेलना चाहती थी। लेकिन रॉजर यहाँ पर ये गेम खेलता भी कैसे, क्योंकि मैरी चेस में जो भी चाल चलेगी उसका मैसेज रॉजर तक पहुँचने तक टोटल 10 दिन लग जाएंगे और इतने टाइम में तो कोई भी चेस खत्म ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब रॉजर अपनी वाइफ को थोड़ा सा साइड में हटाकर नासा के मैसेजेस चेक करता है, जिसमें कि उसे पता चला कि चाइना के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन को पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन उनका एक स्पेसक्राफ्ट टाइटन ग्रह की ओर तुरंत ही रवाना कर दिया गया था। जिसका मतलब ये होता है कि रॉजर को चाइना वालों के स्पेसक्राफ्ट से पहले वहां पर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो चाइना वाले पूरा क्रेडिट खुद ही ले लेंगे। इसीलिए अब रॉजर प्रॉपर प्लानिंग के साथ लगातार टाइटन ग्रह की ओर बढ़ने लगा था। कई महीनों के सफर के बाद रॉजर टाइटन ग्रह के ऑर्बिट में भी पहुंच जाता है और अब उसे टाइटन ग्रह की सतह पर एकदम से सेफ लैंडिंग करनी पड़ेगी। नासा द्वारा दिए गए सारे कमांड्स को अच्छे से फॉलो करने के बाद रॉजर ने अपने स्पेसक्राफ्ट को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया था, यानी कि अब रॉजर के पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही घंटे थे टाइटन ग्रह पर जाकर वापस आने के लिए, क्योंकि 6 घंटे बाद उसका स्पेसशिप तुरंत ही दूसरे टारगेट पर रवाना हो जाएगा। रॉजर तुरंत ही एक छोटा सा स्पेस शटल लेकर टाइटन ग्रह की तरफ बढ़ चुका था। टाइटन ग्रह के वातावरण में घुसते ही उसे वहां के प्रेशर का अंदाजा हो चुका था, पर फिर भी वो लैंड करने में कामयाब हो जाता है। रॉजर अपने साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लाया था, जिससे कि वो पता कर सके कि रेडियो मैसेजेस आखिर कहां से आए थे, क्योंकि नासा वालों को सबसे पहला मैसेज टाइटन ग्रह से मिला था। रॉजर ने यहाँ पर डिवाइसेस की मदद से ये पता करना स्टार्ट कर दिया था कि वो ट्रांसमीटर कहां पर है, जिससे कि रेडियो मैसेजेस अर्थ पर सेंड हुए थे। रॉजर तो काफी ज्यादा आगे चलते हुए मीथेन की एक लंबी परत के पास आ जाता है। तभी अचानक एआई सिस्टम उसे वार्निंग दे रहा था कि उनके पास एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है, इसीलिए रॉजर को जल्द से जल्द अपने स्पेसशिप में लौटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ रॉजर को रडार पे वो ट्रांसमीटर काफी पास दिख रहा था, इसीलिए तूफान के बारे में सोचे बिना रॉजर उस ट्रांसमीटर को ढूंढने लगा था। काफी ज्यादा सर्च करने के बाद रॉजर को जमीन के अंदर एक छोटी सी बॉल मिलती है। ये बॉल काफी ज्यादा अजीब सी थी, पर वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान वहां तक पहुंच चुका था। इसीलिए रॉजर उस बॉल को अपने पास रखता है और तुरंत ही स्पेसशिप की तरफ मूव होता है। हालांकि रॉजर ट्रांसमीटर को लेकर स्पेसशिप के अंदर आ गया था, लेकिन उसका एआई सिस्टम लॉन्च करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि तूफान आने से वहां पर बहुत सारी फ्लेमेबल गैसेस फैल गई थी और अगर इन सब के बीच वो स्पेसशिप का इंजन चालू करेंगे तब वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने की संभावना थी। इसीलिए रॉजर स्पेसशिप में ही रुककर तूफान जाने का वेट करने लग जाता है। रॉजर टाइटन ग्रह पर मिले उस बॉल को लगातार देखने लगा था, क्योंकि ऐसे सुनसान ग्रह पर बॉल्स मिलना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। यहाँ रॉजर को बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है कि उस बॉल के अंदर मौजूद क्या है, इसीलिए वो नासा द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल को तोड़ देता है। उसने तो ट्रांसमिटिंग बॉल को अपनी नंगे हाथों से छू लिया था। तभी अचानक रॉजर को एक जोर का झटका लगता है और कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखों के सामने एक विजन आता है। हालांकि बॉल गिरने की वजह से रॉजर उसे देख नहीं पाया था, लेकिन वो समझ जाता है कि इस बॉल के अंदर जरूर कुछ न कुछ अनोखा मौजूद है। रॉजर अब इन सारी बातों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ बाहर की तरफ तूफान रुकने के बाद रॉजर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ऑर्बिट में मौजूद मदरशिप की तरफ चला गया था। रॉजर ने टाइटन ग्रह पर पहुंचकर पहला ट्रांसमीटर हासिल कर लिया है, इस बात की न्यूज नासा वालों तक पहुंचा दी गई थी। नासा के सारे एम्प्लॉइज अपने मिशन के पहले सक्सेस के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग रॉजर को काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि उसने बिना प्रोटोकॉल तोड़े पहले ट्रांसमीटर को हासिल कर लिया था। पर यहाँ रॉजर थोड़ा सा उदास होकर ये बताता है कि उसने तो पहले ही एक प्रोटोकॉल गलती से तोड़ दिया है। रॉजर ने बता दिया होता है कि उसने अपनी नंगे हाथों से उस बॉल को छुआ है। हालांकि नासा वालों को इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो रॉजर को कोई भी पनिशमेंट नहीं देते। पर यहाँ रॉजर को कुछ टाइम से अलग अलग टाइप के विजन्स आ रहे थे। दरअसल ये विजन्स डीप स्पेस के होते हैं, जो एकदम से अनलिमिटेड था। रॉजर समझ चुका था कि शायद से ये सारी चीजें बॉल को टच करने की वजह से हुई हैं। इसीलिए रॉजर डिसाइड करता है कि वो उन बॉल्स को वापस से छुएगा ही नहीं। अब नासा का एक एस्ट्रोनॉट रॉजर को ये बता रहा था कि चाइना वालों ने अपना मिशन कैंसिल तो कर दिया है, लेकिन अब वो अपनी पूरी हैकर की टीम्स के साथ नासा वालों का डेटा चुराना चाहते हैं।
तो शायद से हो सकता है कि उनके सिस्टम का कुछ डेटा चाइना वालों के पास चले जाए, जिससे कि तुम्हारी स्पेसशिप के अंदर भी कुछ खराबी आ सकती है। इसीलिए रॉजर को इन सारी चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब रॉजर को प्लान के अकॉर्डिंग नेपच्यून प्लैनेट की तरफ बढ़ना है। रॉजर ने तो एआई की मदद से अपने स्पेसक्राफ्ट को नेपच्यून प्लैनेट की तरफ मोड़ दिया था। कुछ ही समय में वो नेपच्यून प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंच भी जाता है। रॉजर तो अब नेपच्यून प्लैनेट के एक मून के ऊपर लैंड करने के लिए रेडी हो गया था। सेफ लैंडिंग होने के बाद रॉजर रेडार की मदद से ट्रांसमीटर को ढूंढते रहता है, क्योंकि नासा वालों को अपना दूसरा मैसेज इसी प्लैनेट से मिला था। उस प्लैनेट पर तो काफी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद थी, पर फिर भी रॉजर अपनी रिसर्च को छोड़ता नहीं। वो लगातार ट्रांसमीटर की लोकेशन का पता लगाने लगा था। यहाँ रॉजर को उसके एआई सिस्टम से पता चला था कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट हैं, और अगर 15 मिनट में वो ट्रांसमीटर को वापस लेकर स्पेसक्राफ्ट में नहीं लौटा तब वो अपने मदरशिप के पास कभी नहीं लौट पाएगा। इसीलिए रॉजर सब कुछ छोड़कर उस ट्रांसमीटर को ढूंढने में लग जाता है। रॉजर को तो अब वो ट्रांसमीटर पत्थरों के बीच मिल गया था, इसीलिए वो ट्रांसमीटर को जल्द से जल्द लेकर स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। डरा देने वाली बात तब हो गई जब रॉजर के हाथ से वो ट्रांसमीटर नीचे गिर जाता है, यानी कि रॉजर को अब फिर से वो ट्रांसमीटर लेने के लिए नीचे जाना ही पड़ेगा। उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए रॉजर ट्रांसमीटर को लेकर अब वापस से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा था। टाइम पूरी तरीके से खत्म होने से जस्ट पहले रॉजर दूसरे ट्रांसमीटर को लेकर स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाता है, और अब सीधा लॉन्च करते हुए वो मदरशिप के पास चला गया था। नासा वाले तो एकदम से जश्न मनाने लगे थे कि उनका प्लान काफी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि अब रॉजर ने तो दूसरा ट्रांसमीटर भी हासिल कर लिया था। रॉजर जब थोड़ा सा नॉर्मल होता है तभी उसकी वाइफ का एक मैसेज आ चुका था, जिसमें कि वो बता रही थी कि उसे पता चल गया है कि रॉजर कभी वापस नहीं लौटेगा। हालांकि उसे ये दुख हमेशा रहेगा, लेकिन वो रॉजर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। रॉजर भी अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर अब रॉजर रूटीन चेकअप के अकॉर्डिंग प्लैनेट से कलेक्ट किए गए सारे मटेरियल्स का अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने लगा था। नेपच्यून प्लैनेट की उस मून की मिट्टी का अच्छे से एनालाइज करने पर और तो और उसे मैक्रो लेवल तक टेस्ट करने पर रॉजर को उसके अंदर अमीनो एसिड के बहुत सारे सैंपल्स मिलते हैं। काफी घंटे रिसर्च में लगाने के बाद रॉजर को उन अमीनो एसिड से एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ये स्ट्रक्चर एक अजीब तरीके का डीएनए बनाता है जो हम इंसान से काफी अलग था। यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि इस प्लैनेट पर जीव जंतु मौजूद हैं और वो एक तरीके से एलियंस ही हो गए। आज तक एलियंस के एग्जिस्टेंस का इतना बड़ा सबूत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया था। यानी कि नासा की ये डिस्कवरी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। रॉजर ने सारी रिपोर्ट्स नासा वालों को सेंड कर दिए थे। अब नासा का एक सीनियर साइंटिस्ट रॉजर को ये कह रहा था कि उसे कुछ भी हो जाए उन बॉल्स को टच ही नहीं करना है, क्योंकि अभी भी उन्हें बॉल्स के ऊपर काफी रिसर्च करना बाकी है। लेकिन हमारा प्यारा रॉजर रूल्स को थोड़ी फॉलो करने वाला था। वो स्पेसशिप में कई सालों से एकदम अकेला था, इसीलिए उसके मेंटल कंडीशन पर भी थोड़ा सा फर्क दिख रहा होता है। रॉजर ने कुछ देर बाद दोनों ही ट्रांसमीटर बॉल्स को अपने सामने रखा और दोनों को साथ में अपने नंगे हाथों से टच किया। तभी अचानक रॉजर के सामने वही सारे विजन्स आते हैं, लेकिन इस बार वो सब एकदम से क्लियर थे। रॉजर ने इन सारी बातों के बारे में नासा को कभी बताया ही नहीं था, और अब कुछ ही दिन बाद वो अपने नए प्लैनेट आइरिस की तरफ चल पड़ता है, जहां उसे तीसरा ट्रांसमीटर मिलेगा। रॉजर आइरिस प्लैनेट पर लैंड होकर उस ट्रांसमीटर को भी ढूंढ निकालता है, पर ये ट्रांसमीटर बाकी दो ट्रांसमीटर से काफी अलग था, क्योंकि इस बॉल के ऊपर सलाइवा जैसे कुछ लिक्विड्स लगे थे। रॉजर तो सीधा उस ट्रांसमीटर को कलेक्ट करके वापस अपने मदरशिप में आ जाता है। साथ ही साथ उसने तीनों प्लैनेट्स के कलेक्ट किए गए सैंपल से बनाए गए रिपोर्ट्स को नासा वालों की तरफ सेंड कर दिया था, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले मिशंस में मदद हो सके। अब यहाँ रॉजर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात तब से घूम रही थी, क्या होगा अगर वो तीनों ट्रांसमीटर को एक साथ पकड़ ले। तो फिर अब देरी किस बात की थी। रॉजर फिर से नासा वालों के प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से तोड़ देता है और तीनों ट्रांसमीटर को एक साथ पकड़ता है। रॉजर का दिमाग एकदम से घूम चुका था। जो विजन्स उसे कुछ टाइम के लिए दिख रहे होते हैं वो अब एकदम से स्टेबल हो चुके थे। रॉजर का मन अंतरिक्ष की गहराइयों में जाता ही जा रहा होता है, पर कुछ टाइम बाद रॉजर के दिमाग में काफी तेजी से दर्द होने लगा था, इसीलिए वो तीनों ट्रांसमीटर को तुरंत ही छोड़ देता है। रॉजर ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये ट्रांसमीटर किसने यहाँ पर छोड़े होंगे, पर अब रॉजर को लग रहा था कि उसके तीनों प्लैनेट से ट्रांसमीटर कलेक्ट करने के बाद उसका मिशन यहीं पर खत्म हो चुका है और अब उसे सिर्फ अपने मरने का इंतजार करना है।
लेकिन रॉजर यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानता। उसने तीनों ट्रांसमीटर को एक साथ कंबाइन करके रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रॉजर ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि उसके अंदर से एक मैसेज कंटिन्यूअसली सेंड हो रहे हैं। रॉजर तो अब उन्हीं मैसेजेस को काफी देर से डिकोड करने लगा था। ताज्जुब की बात ये थी कि ये रेडियो एक्टिव मैसेजेस दूर स्पेस से आ रहे थे, लेकिन यहाँ फाइनल रिजल्ट में मिले आउटपुट को कंबाइन करने पर रॉजर को एक अलग ही टाइप का डीएनए दिखाई देता है, जो सिर्फ डीएनए नहीं बल्कि एक मैप की तरह लग रहा था। रॉजर तुरंत ही समझ गया था कि ये किसी एडवांस एलियंस फॉर्म्स का एक सिग्नल हो सकता है। नासा वालों के साथ बात करने के बाद रॉजर ने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, लेकिन वो कहता है कि वो अपने मरने का इंतजार नहीं करने वाला, इसीलिए अब वो मिशन खत्म किए बिना अपनी एक अलग ही जर्नी पर निकलने वाला है। दरअसल रॉजर उन्हीं मैप को फॉलो करते हुए एलियंस तक पहुंचना चाहता था, लेकिन ये बात उसने नासा वालों को बिल्कुल भी बताई ही नहीं, और अब वो निकल पड़ा था डार्क स्पेस की गहराइयों में, जिसका कोई भी अंत नहीं। हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।